हेलो। आज मैं पालमपुर के गांव की कहानी हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मैं पालमपुर गांव के परिचय आप लोगों को देती हूँ। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जहाँ पास में कुछ गांव और टाउन हैं, जैसे रायगंज, शाहपुर। पालमपुर के बहुत ही निकटतम गांव है। गांव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है और ज़्यादातर भूमि की स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। एक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पताल भी है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सड़कें हैं, जिस पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ट्रक दिखाई पड़ते हैं। ज़्यादातर गांवों में बिजली कनेक्शन है। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधि में गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जैसे परिवहन, लघु विनिर्माण, दुकानदारी आदि शामिल हैं। पालमपुर गांव के परिचय के बाद उत्पादन के संगठन को समझाने की कोशिश करती हूँ। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, भूमि, ऐसी संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलती है। अन्य प्राकृतिक संसाधन भी हैं, जैसे जल, वन, खनिज इत्यादि। नंबर 2, श्रम, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स की ज़रूरत होती है और दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तीसरा है भौतिक पूंजी। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी पूंजी। ऐसे उपकरण और मशीनें होती हैं जो उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग किया जा सके, जैसे किसानों के हल से लेकर परिष्कृत मशीनों तक को स्थायी पूंजी कहते हैं। दूसरा है कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। चौथा उत्पादन का संगठन है मानव पूंजी। स्वयं को उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए खुद को ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता है। इसे ही हम मानव पूंजी कहते हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं। अब मैं पालमपुर में खेती के बारे में समझाती हूँ। सबसे पहले भूमि स्थिर है। 75% लोग अपने जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। पालमपुर में वर्ष 1960 से अब तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पालमपुर में वर्ष में 3 अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। बिजली के प्रभाव से सिंचाई की पद्धति बदल गई है। बिजली से चलने वाले नलकूप का उपयोग करते हैं। निजी नलकूप लगाने से कृषि क्षेत्र में तेजी आ गई है। परिणाम स्वरूप 1970 के मध्य तक 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई होने लगी है। पालमपुर के समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात में उगाए जाने वाले फसल को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, जो पशु के चारे के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे ज्वार और बाजरा। इसके बाद आलू की खेती होती है, जो अक्टूबर और दिसंबर में होती है। सर्दियों में रबी क्रॉप्स की खेती होती है। इसमें गेहूं की ज़्यादातर खेती होती है और एक भाग में गन्ने की खेती होती है। एक वर्ष में भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली
कहते हैं, मीन्स मल्टीपल क्रॉपिंग। 1960 के मध्य तक किसान अपने पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, परंतु वर्ष के अंत में हरित क्रांति ने किसानों को अधिक उपज वाले बीज के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए गए। तीसरा पॉइंट हम ये सीखेंगे कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण फर्टिलाइजर्स के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर मीन्स ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती की भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। ये मैंने आपको पहले ही कह चुकी हूँ। 240 परिवारों के पास भूमि है, जो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं, जिनको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत पड़ती है परिवार की पालन पोषण करने के लिए। और 60 परिवार ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है, मीन्स 10 हेक्टेयर या इससे अधिक। पांचवा पॉइंट है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। छोटे किसान अपने खेत में खुद काम करते हैं और मझोले एवं बड़े किसानों की श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है खेतों में काम करने के लिए, इसलिए वे किराए पर लगा देते हैं। छठा पॉइंट है, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेती की आधुनिक तरीकों के लिए अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है, इसलिए किसानों को पहले से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अधिसंख्यक छोटे किसान गांव के साहूकारों से या बड़े किसानों से या व्यापारियों से कर्ज लेकर खेत के लिए पूंजी की व्यवस्था करने पड़ते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने बचत पूंजी से ही खेती करने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। सातवां पॉइंट है, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। किसान अपने फसलों में से कुछ भाग अपने परिवार के उपभोग के लिए रख लेते हैं और बाकी शेष मंडी या बाजार में बेच देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य जो पालमपुर में केवल 25% लोग करते हैं, इसे ही गैर कृषि क्रिया कहते हैं, जैसे डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदार और परिवहन। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पालमपुर की कहानी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय।